हेलो दोस्तों। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 61 करेंगे। और जिस दोस्त ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप्रोक्सीमेट्स डेट्स मिक्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है M10 ग्रेड की कंक्रीट लगभग किसका मिक्सचर होती है। आपकी M10 ग्रेड कंक्रीट मिक्सचर होती है 1:3:6 का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अब हम यहाँ पर कुछ बातें डिटेल में करेंगे। यहाँ पर आपको ग्रेड दे रखी हैं और उनका मिक्सचर और उनका यूज कहाँ पर होता है। अगर आपके कंक्रीट की ग्रेड M7.5 है तो इसका यूज होगा मास कंक्रीटिंग में और मशीन की फाउंडेशन में। M10 ग्रेड का यूज होगा मास कंक्रीटिंग, डैम में, फाउंडेशन के कंक्रीट ब्लॉक में, फ्लोर में और सड़क के बेस को बनाने के लिए। M15 का यूज होगा बीम में, स्लेब, कॉलम, पानी की टंकी, सड़क का फर्श और पुलिया बनाने में। अगर आपकी कंक्रीट M20 है तो उसका यूज होगा पानी के टैंक में, रिटेनिंग वॉल में और पुल में। कंक्रीट की ग्रेड अगर M25 है तो इसका यूज होगा कॉलम में, आर्क में और हैवी बीम में। ये सभी पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। जो आपकी सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसका आरंभिक जमाव काल कितना होता है। तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आप लोग हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे। आपकी जो सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट होती है वो जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। यहाँ पर आपकी ओपीसी सीमेंट से संबंधित कुछ पॉइंट दे रखे हैं, वो भी अब हम कवर करके चलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ओपीसी सीमेंट का रंग कैसा होता है, बात की जाए कलर की, तो वो होता है हरा धूसर यानी ग्रे। इनिशियल सेटिंग टाइम होता है इसका 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 घंटे। और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मार्केट में ओपीसी की कितनी ग्रेड अवेलेबल हैं। तो आपकी ये तीनों ग्रेड जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। बात की जाए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, वो है 3.15। अगला पॉइंट है आपका सरफेस एरिया का। तो इसका सरफेस एरिया होता है 2250 वर्ग सेंटीमीटर ग्राम। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी जो 33 ग्रेड की सीमेंट होती है उसका यूज कहाँ पर करते हैं। तो इसका यूज होता है प्लास्टर वर्क में और फिनिशिंग के लिए। जो आपकी 43 ग्रेड की सीमेंट होती है उसका यूज करते हैं सामान्य और पूर्व ढालित कार्यों में। और जो आपकी 53 ग्रेड की सीमेंट होती है उसका यूज करते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, पुलों में, वाटर रिजर्वायर में। सीमेंट से संबंधित इसमें आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बिल्डिंग मटेरियल से, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। पूछा है ग्रेनाइट को ताप और दाब के अधीन किस में बदला जा सकता है। इसे बदला जा सकता है नाइस में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा।
यहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट दे रखे हैं। ग्रेनाइट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है नाइस में। बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन, उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है क्वार्टजाइट में। आपका चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है संगमरमर यानी मार्बल में। और आपका जो सेल पत्थर होता है उसे ट्रांसफॉर्म के बाद वो आपका स्लेट होता है। अगर आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में बिल्डिंग मटेरियल है तो उसमें आपको स्टोन से संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज एंड मेजर्ड फ्रॉम एज कास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट्स ऑफ फ्लोर्स रूफ एंड ऑल अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स शुड नॉट एक्सीड। यहाँ पर पूछा है तापमान में परिवर्तन, विसर्पण, क्रीप, संकुचन और फर्श, छत व और जो भी आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं उनके लिए अंतिम डिफ्लेक्शन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनका ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्पान के रेशियो से 250 तक। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। डिफ्लेक्शन को लिमिट के भीतर रखने के लिए जो भी आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं उनका स्पान और इफ़ेक्टिव डेप्थ का अनुपात लिया जाता है। यहाँ पर आपको सेक्शन टाइप दे रखे हैं और स्पान और डेप्थ का रेशियो। अगर आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके लिए लेंगे 20, कॉन्टीन्यूअस बीम के लिए लेंगे 26, अगर कैंटिलीवर बीम है तो उसके लिए लेंगे 7। अब बात करेंगे हम स्लेब्स की। वन वे स्लेब के लिए लेंगे हम 30, टू वे स्लेब के लिए लेंगे हम 35, कॉन्टीन्यूअस स्लेब के लिए लेंगे हम 40 और कैंटिलीवर स्लेब के लिए लेंगे हम 12। ये भी सारे पॉइंट आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सॉइल इंजीनियरिंग से है। द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी इन द रेंज। आपकी जो वेल ग्रेडेड सॉइल होती है उसका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लगभग किसके बीच में होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉइल को वेल ग्रेडेड सॉइल कब कहा जाता है। सॉइल को वेल ग्रेडेड सॉइल तब कहा जाता है जब उसमें छोटे से लेकर बड़े हर प्रकार के कण प्रेजेंट हों। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का मान 1 से 3 के बीच होता है। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मान 15 से ज़्यादा होता है। ये भी आपको पॉइंट याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। आपको नीचे ऑप्शन में कुछ गैसें दे रखी हैं। पूछा है इनमें से कौन सी गैस एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। पहले हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे, इससे भी आपके काफ़ी प्रश्न निकल कर आएंगे। अम्लीय वर्षा या एसिड रेन ये प्राकृतिक रूप से एसिड होती है। इसका कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से रहता है, जो जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक एसिड बनाता है। आपकी जो एसिड रेन होती है वो 2 अम्लों के कारण होती है। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये होते कहाँ पे हैं? कारखानों की चिमनियाँ, बसों, स्वचालित वाहनों के चलाने से निकलने वाला जो धुआं होता है ये उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाने के कारण होती है। ये दोनों गैसें वायुमंडल में पहुंचकर जल से क्रिया करके सल्फेट व सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती हैं। ये अम्ल वर्षा के साथ पृथ्वी पर पहुंचती हैं और एसिड रेन कहलाती हैं। जो आपकी एसिड रेन होती है उसका पीएच मान
5.5 से कम होता है। अगर पानी का पीएच मान 4 से कम हो तो ये जो भी आपके जैविक समुदाय में लोग रहते हैं उनके लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से है। द पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर। पिटोट ट्यूब का यूज किसे मेजर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए पिटोट ट्यूब की शेप कैसी होती है तो इसकी शेप होती है एल प्रकार की, जिसकी सहायता से ओपन ड्रेन में प्रवाहित द्रव का वेग ज्ञात किया जाता है। और आपकी ओपन ड्रेन में पानी का जो भी प्रवाह होता है उसे किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? V बराबर √2GH। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन ए वर्नियर इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ द प्राइमरी स्केल द वर्नियर इज नोन एज। यहाँ पर पूछा है अगर वर्नियर का सबसे छोटा भाग प्राइमरी स्केल के सबसे छोटे भाग से बड़ा हो तो वर्नियर जो है आपका क्या कहलाता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। डायरेक्ट वर्नियर कहेंगे, डबल वर्नियर कहेंगे, सिंपल वर्नियर कहेंगे या फिर रेट्रोगेट वर्नियर कहेंगे। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर वर्नियर के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। वर्नियर पैमाने द्वारा मापनी के सबसे छोटे भिन्नात्मक भाग को आसानी से पढ़ा जा सकता है। ये पैमाना अधिकतर सर्वे इक्विपमेंट में एंगल मेजर को एक्यूरेसी से पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। इसमें मुख्य स्केल से लगी हुई एक सहायक स्केल होती है जिसे वर्नियर कहा जाता है। वर्नियर पर मेन स्केल की भांति निशान बने रहते हैं, लेकिन वर्नियर के भाग मुख्य स्केल के भागों से या तो कुछ छोटे होते हैं या कुछ बड़े होते हैं। जब वर्नियर स्केल का सबसे छोटा भाग मुख्य पैमाने के सबसे छोटे भाग से बड़ा होता है तब वर्नियर पैमाने को रेट्रोग्रेड वर्नियर कहा जाता है। जब वर्नियर पर अंकित 0 अंक के दोनों ओर निशान बने होते हैं तो ये डबल वर्नियर कहलाता है, किंतु जब निशान वर्नियर स्केल पर एक ही बना होता है तो ये सिंगल वर्नियर कहलाता है। मुख्य स्केल का एक भाग तथा वर्नियर के कुल भाग के अनुपात को वर्नियर का अल्पतांक कहते हैं। ये होता है लीस्ट काउंट S/N। आज हमने एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 61 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।